मेरा नाम मंदार जयंत पत्की है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 22 आया है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था। तो आज मैं आप सभी के साथ मेरी डिटेल्ड एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। एंथ्रोपोलॉजी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू टेक एज ऑप्शनल कोरिंग सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली उसका सिलेबस भी काफी क्रिस्प है, तो एक बहुत ही एज होती है दूसरे ऑप्शनल्स के कंपैरिजन में। थर्डली एंथ्रोपोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो अगर आपको जीएस का थोड़ा सा बोर हो गया है स्टडी, तो इट एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ मेंटल रिफ्यूज। सो मुझे लगता है कि मैं बिगिनर्स को, न्यू एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल रिकमेंड करूंगा। स्कोर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। आज मैं थोड़े से मिथ्स एंथ्रोपोलॉजी के बस्ट करना चाहूंगा। बहुत सारे मिथ्स इस ऑप्शनल के एसोसिएटेड है। पहला है कि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस 2 मंथ्स में कवर हो सकता है। दैट इज अ मिथ, बिकॉज एक बेसिक प्रिपरेशन तो एंथ्रोपोलॉजी की एक रीडिंग हो जा सकती है 2 मंथ्स में, बट आपको सिलेबस पूरा ऐसे नहीं हो सकता है। और एंथ्रोपोलॉजी में वैल्यू एडिशंस आर द की। आपके केस स्टडीज, आपके थिंकर्स, सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इट कैन बी कवर्ड इन 2 मंथ्स फॉर 300 प्लस स्कोर। दैट इज अ मिथ। सेकंड पॉइंट, एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस रखकर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि जीएस में तो हम कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेस रखिए, रिसोर्सेस के पीछे मत भागिए। पर ऑप्शनल में आपको समझना होगा कि थोड़ा सा गेम थोड़ा सा और है। यूपीएससी ने खुद से बोला है कि ऑप्शनल का एक प्रिपरेशन जो एमए लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। सो एक मास्टर्स लेवल का एक ऑप्शनल पे आपका कमांड होना चाहिए, और इसके लिए आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई विल से दैट वैल्यूएशंस के लिए आपको ढेर सारी जगह पे रिसोर्सेस रेफर करने पड़ेंगे। थर्ड मिथ ये है कि दैट डॉक्टर्स और दोज हु हैविंग मेडिकल एज अ बैकग्राउंड, दे हैव वेरी गुड एडवांटेज इन एंथ्रोपोलॉजी। एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो सेक्शन है पेपर फर्स्ट का, तो उसके हिसाब से तो ये बात थोड़ी सी सच है, पर डॉक्टर्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये इंजीनियरिंग या किसी नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दैट इज अ कंप्लीट लाई। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, और एंथ्रोपोलॉजी में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा मेरा, इसीलिए रैंक अच्छी है। सो मुझे ये काफी बड़ा मिथ है कि डॉक्टर्स के लिए ही ये ऑप्शनल बहुत बेस्ट है। और एक चौथा है कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे कि मगिंग आप मत करिए। एंथ्रोपोलॉजी में आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए। उतना ही मगिंग का पोर्शन है जितना कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी का पोर्शन है। सो आप ये मत सोच के चलिए कि सब कुछ कंसेप्ट है। यहाँ बहुत सारा ऐसा पोर्शन है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज देयर, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज देयर, जहाँ पे बहुत सारे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। सो वहां झिझकिए ना, क्योंकि यूपीएससी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और यूपीएससी में आपको आपके अपोनेंट्स पे एक एज होना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। सो एंथ्रोपोलॉजी गिव्स यू दैट एज। सो ये कुछ मिथ्स थे। अब बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का एक अप्रोच कैसा होना चाहिए। जो स्पेशली जो बिगिनर्स है और जो 2021 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका प्लानिंग क्या होना चाहिए। फर्स्टली, देयर आर 4 स्टेजेस इन माय प्रिपरेशन। देयर वाज 4 स्टेजेस इन माय प्रिपरेशन। फर्स्ट वाज मेरे बेसिक रीडिंग, जो मैंने अगस्त 2018 से शुरू की, और एक नवंबर तक मेरी बेसिक रीडिंग चल रही थी। उसमें बहुत सारे रिसोर्सेस भस्मे होंगे, नदीम हसनैन होंगे, वो मैंने रेफर किए थे। सेकंड फेज वाज नोट मेकिंग फेज। नोट मेकिंग फेज मेरा नवंबर से दिसंबर तक चला, और एक बेसिक नोट्स मैंने अपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बना लिए थे। मेरा थर्ड फेज स्पेशली आफ्टर प्रीलिम्स शुरू हुआ, वो मेरा था वैल्यू एडिशन फेज। उसमें मैंने बहुत सारे रिसोर्सेस से मेरी नोट्स की वैल्यू एडिशन की, बहुत सारे केस स्टडीज लिए, बहुत सारे थिंकर्स लिए, और वो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर दिए। स्पेशली एक क्लास है L2A, वहां से मैंने बहुत सारा मटेरियल उठाया था, और वो काफी बेनिफिशियल मुझे लगा। और सर फाइनल फेज था कि सॉल्विंग द टेस्ट, बिकॉज मैंने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट तो नहीं सॉल्व किए थे, मैंने 2-3 सेक्शनल सॉल्व किए थे, पर वो भी काफी एक मुझे आइडिया दे गया कि टेस्ट में लिखना कैसा है। सो ये मेरे 4 स्टेज थे। अब बात कर लेते हैं कि एक जनरल स्ट्रैटेजी एंथ्रोपोलॉजी की कैसे होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जनरल व्यू पॉइंट में बता देता हूँ। नोट्स एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही नेसेसरी है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी इज मच अबाउट योर कंटेंट
आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है, और वो आपको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना होता है। तो मुझे लगता है कि एक क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स अगर आपके रेडी होंगे तो बहुत आपको एक एज मिल सकती है। सेकंडली, आप पूरा सिलेबस कवर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि जो आपका छूट गया हो। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंथ्रोपोलॉजी में। और अब हम एक सेक्शन वाइज जाएंगे। पहले मैं पेपर 1 का कुछ सेक्शन एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं पेपर 2 का एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेटेजी। पेपर फर्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी का पेपर फर्स्ट में एक 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्टली देयर इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सम कॉल इट बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सेकंडली इट इज सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मैरिजेस, रिलीजन, कास्ट, ऐसे कुछ बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। एंड थर्डली देयर इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे बहुत ही एक नियोलिथिक, मेसोलिथिक टाइप के कल्चर्स आते हैं और उनके कुछ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन आती है। पहले फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मेरे रिसोर्सेस एक काफी सिमिलर थे। मैंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बाय पीनाथ पढ़ा था। मेरा पेपर फर्स्ट का अप्रोच कैसे रहा है? यस, डेफिनेटली, कमिंग फ्रॉम अ नॉन मेडिको बैकग्राउंड, पहले डिफिकल्टी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी समझने में, कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे थे, स्पेशली वो डिसीजेस होते हैं, एक्सएक्सएक्स डिसीज, एक्सएक्सवाई डिसीज, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं एस्पिरेंट्स को एडवाइस करूंगा कि 2 रीडिंग मिनिमम दे इसको, और वहां 2 रीडिंग के बाद में आपको कुछ चीजें समझ में आने लगती है। उसके अलावा एक बात समझ लीजिए कि यूपीएससी बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। बहुत ही ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही करंट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2019 में एक क्वेश्चन था कि हाउ मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी इज अफेक्टिंग एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, और यहाँ एक टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस टॉपिक का इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉलेज का कवर करना है, बहुत ही डिटेल में जाकर सेल क्या होता है, जेनेटिक्स में क्या है, प्रोटीन का बहुत ही एक फॉर्मूला, वैसे ना करिए। एक ओवरऑल आप ट्रेंड्स एनालाइज कर दीजिए। मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी है तो उसका करंट इवोल्यूशन देखिए, करंट केस स्टडीज आप ढूंढ लीजिए, एंड दैट विल बी फाइन फॉर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। देन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम्स आपका बहुत सारा स्पेस बचा देते हैं आंसर राइटिंग में, और बहुत ही एक खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन आपके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायग्राम्स बहुत सारे यूज कीजिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। उसके बाद एक क्वेश्चन सिलेक्शन में आता है। मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि अगर क्वेश्चन पेपर में आपको एक सोशियो एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है और उसके अलावा एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोशो एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा सा वीक है तो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी लेके चलिए। और आपका इट्स डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस कि आप कौन सा क्वेश्चन करिए। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा कि जिसका भी फिजिकल वीक है वो सोशो कल्चरल अपना स्ट्रांग बना ले। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट के, और सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। दिस वाज माय वन ऑफ फेवरेट टॉपिक्स टू रीड, बिकॉज बहुत ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। मैरिज या फैमिली, किनशिप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही एक डिटेल्ड में, और उसका इवोल्यूशन पूरा हमें पढ़ने को मिलता है। एंड दैट इज अ वेरी स्कोरिंग वन, बिकॉज यहाँ आपको बहुत स्कोप मिलता है कि सब्जेक्टिविटी बहुत है, तो आप आंसर्स कैसे लिखते हो, आप कौन से थिंकर्स कोट करते हो। सो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू रीड एज वेल एज टू राइट। इसके मैं एक रिसोर्सेस बता देता हूँ। सचिन गुप्ता सर के नोट्स थे सोशो कल्चरल के, मैंने वो रेफर किए थे। then some topics in general anthropology by नदीम हसनैन, so वो मैंने एक रेफर किया था। इसके अलावा L2A टेस्ट सीरीज के टेस्ट मटेरियल्स मैंने रेफर किए थे, और ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट है। और थेरीज के लिए मैंने माखन झा का एक मॉड्यूल आता है, वो मैंने रेफर किया था। दैट इज वेरी गुड फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल थेरीज। एक सोशो कल्चरल का एक अप्रोच बता देता हूँ। डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। लाइक फैमिली है तो उसकी एक थिंकर की डेफिनेशन आप थिंकर के साथ कोट कीजिए। किनशिप है तो उसका डेफिनेशन कोट कीजिए, और थिंकर्स का नाम मेंशन करना एक बहुत ही एडवांटेज देता है। सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि केस स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशो कल्चरल में। आपको ये पेपर फर्स्ट है, इसके लिए आपको ग्लोबल केस स्टडीज भी कुछ मेंशन करनी है, और कुछ इंडियन केस स्टडीज भी, इंडियन ट्राइबल्स के केस स्टडीज मेंशन कर दीजिए।
एक कॉपी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस लगेगा एंड इट विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स। थर्ड पॉइंट, थिंकर्स। आपको थिंकर्स कोट करने हैं, थिंकर के पर्सपेक्टिव्स कोट करने हैं, बिकॉज थिंकर्स ऑलवेज गिव यू अ ब्राउनी पॉइंट्स इन एंथ्रोपोलॉजी। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाले हैं वो प्रोफेसर है, वो यही देखेंगे कि आपका नॉलेज सब्जेक्ट में कितना है, आप कितने एनालिटिकल रूप से सब्जेक्ट लिख पा रहे हैं। एंड कोटिंग का थिंकर्स इज अ वे कि आपको एक टॉपिक समझ में आ गया है, तो मैं ये रेफर करूंगा कि थिंकर्स बहुत कोट कीजिए। देन वैल्यू एडिशन, इट हेल्प्स अलॉट इन सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। बहुत सारे एग्जांपल्स लीजिए, बहुत सारा डाटा अगर हो तो आप वो भी कोट कर सकते हैं। सो वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारा स्कोप मिलता है सोशो कल्चरल में। देन एक अगेन है कि थेरीज, थेरीज में आपका एक बहुत अच्छा हैंड होना चाहिए, बिकॉज इट इज द थेरीज कि वहाँ थेरीज के थिंकर्स आप किसी भी सेक्शन में पेपर वन के कोट कर सकते हैं, और थेरीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे इस बार आया था कि गिट्स और विक्टर टर्नर, उनके लिए उनका एनालिटिकल कंट्रीब्यूशन पूछ लिया था। सो एक बहुत ही विजय चिल्डे, उनका भी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आया था। सो एक ऐसा माइंडसेट बना के चलिए, थेरीज पे क्वेश्चन आने ही वाले हैं, और थेरीज के आपने आप पढ़ लीजिए और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बना लीजिएगा और वो मगअप कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है, आपको आंसर लिखना है और सिर्फ लिखना है। सो ये था सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए। पेपर फर्स्ट में तीसरा पोर्शन आता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एक बहुत ही फैक्चुअल पोर्शन है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव पोर्शन है, और यहाँ पे मगिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक रिसोर्सेस बता लेता हूँ कि डीके भट्टाचार्य मैंने पढ़ा था, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि एस्पिरेंट्स डीके भट्टाचार्य पढ़े, क्योंकि एक बहुत ही लेंदी है, बहुत सारी माइन्यूट स्केल इंफॉर्मेशन है। सो मैंने एक डिटेल्ड नोट बनाया है आर्कियोलॉजी का, तो एस्पिरेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से वो रेफर कर सकते हैं, या फिर सचिन गुप्ता सर है, उनके आंसर कॉपीज है, वो आंसर कॉपीज भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजी का अप्रोच तो बहुत ही सिंपल है, डायग्राम्स बहुत बनाने पड़ते हैं, टूल टेक्नोलॉजीज हो, टूल्स हो, उसके डायग्राम्स आप बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एक जगह पे वो रख लीजिएगा, क्योंकि आपको वो हर बार रिवाइज करना होगा और वही आपको फाइनल एग्जाम में ड्रॉ करना है। सेकंडली, मगिंग से डरिए ना, क्योंकि आर्कियोलॉजी रिक्वायर्स लॉट ऑफ मगिंग। बहुत ही इंफॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स होते हैं जो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी से लिख नहीं पाते हैं। और आर्कियोलॉजी का एक ब्यूटी ऐसा है कि एक दिन आपको समझ में आ भी जाए पर आप लिख नहीं पाएंगे एक हफ्ते के बाद। सो लॉट ऑफ क्रैमिंग इज इम्पोर्टेंट। सो दैट इज सेकंड पोर्शन। एंड थर्ड पोर्शन की एक ब्रॉड नॉलेज रिक्वायर्ड है, एक माइन्यूट स्केल, लाइक हर साइट या हर प्लेस का डिटेल्ड एनालिसिस आप नहीं पूछेंगे। तो एक ब्रॉड एक फेज लीजिए, नियोलिथिक फेज है, तो उसका एक ब्रॉड फीचर्स निकाल लीजिए, सोशल और कल्चरल फीचर्स। टूल्स कहाँ थे एक निकाल लीजिए, या वर्ल्ड मैप पे कहाँ कहाँ वो साइट्स है वो एक बार देख लीजिएगा। सो दैट विल डू फॉर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब आते हैं एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 2 के यहाँ। दिस वाज माय मोस्ट फेवरेट पेपर। अगर आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, पेपर 2 गिव्स यू एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। सो पेपर 2 मेरा फेवरेट था। एक ब्रॉड रिसोर्सेज बता देता हूँ। मैंने नदीम हसन सर के इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एक बुक है वो पढ़ा था, और ट्राइबल पोर्शन के लिए मैंने ट्राइबल इंडिया ये बुक पढ़ा था। इसके अलावा मैंने बस में और मैंने L2A नाम की एक टेस्ट सीरीज है, उसके टेस्ट मटेरियल्स किए थे। मैं पूरे टेस्ट तो सॉल्व नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने उस टेस्ट मटेरियल से वैल्यू एडिशन कर लिया था। अब एक अप्रोच, बिकॉज पेपर 2 में आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है। पहला है कि पेपर 2 में डेप्थ ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं, इसके लिए आंसर्स बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं। तो एक आप एक डेप्थ ऑफ लेके चले, बहुत सारे वैल्यू करते रहे हैं, और एक क्रिस्प नोट्स बना लीजिए और वो कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। उसके एक ऐसा हो जाएगा कि आपका आपके कोर कंटेंट के ऊपर एक कमांड बहुत ही अच्छा आ जाएगा और एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। सो डेप्थ ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट, थिंकर्स give brownie point in paper 2 also, especially Indian thinkers। आप एलपी विद्यार्थी जी को कोट कीजिए, आप एमएन श्रीनिवास जी को कोट कीजिए, आप लीला दुबे को कोट कीजिए।
बहुत सारे ऐसे थिंकर्स के पर्सपेक्टिव आप कलेक्ट कर सकते हो और वो कोट कीजिए। मेरी एक बात थी कि मेरे पेपर 2 के नोट्स में मैंने बहुत सारे थिंकर्स ऑलरेडी मेंशन कर लिए थे, तो एक प्लेस में ही मेरे पास बहुत सारा नॉलेज था और वही मैंने रिवाइज कर लिया और दैट दैट वर्क फॉर मी ऐसे लगता है। तो मेरे नोट्स में आप रेफर कर सकते हैं, बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे वैल्यू एडिशंस मिलेंगे। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके खुद के नोट्स फॉर्म कीजिए, किसी के भी नोट्स पढ़िए और उनसे वैल्यू एडिशन आपके नोट्स में कीजिए। सो दैट इज फॉर थिंकर्स। देन डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स मेंशन हैं, जैसे संस्कृताइजेशन इज देयर, वेस्टर्नाइजेशन इज देयर, मॉडर्नाइजेशन इज देयर। वो कंसेप्ट के आपको डेफिनेशंस आने चाहिए, कौन से थिंकर्स उसके एसोसिएटेड है वो आपको पता होने चाहिए। सो दैट विल डू फॉर थिंकर्स। Then there are some neglected points in paper 2, like there is a point that regionalism and tribal, then there is communalism or anthropological perspective of communalism, then there is 8.2 that is tribe and a nation state। बहुत ही कम ऐसे रिसोर्सेस है उसके लिए और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी डे बाय डे उस पर बहुत फोकस करती जा रही है और क्वेश्चंस भी बहुत ही आ रहे हैं। जैसे इस बार भी ट्राइब एंड नेशन स्टेट पे क्वेश्चन आया था, कम्युनलिज्म पे तो एक कंपलसरी क्वेश्चन आ गया था। सो ऐसे टॉपिक्स निग्लेक्ट ना करें। स्टैंडर्ड बुक्स में ये टॉपिक्स दिए नहीं है तो बहुत ही इंटरनेट पे जाइए। मैंने इंटरनेट पे से ही बहुत ही रिसर्च किया था और इन टॉपिक्स के वही से ही नोट्स बना लिए थे। सो ये टॉपिक्स निग्लेक्ट ना करें। देन एक चीज बताता हूँ कि पेपर 2, व्हाई पेपर 2 इज स्कोरिंग। फर्स्टली देयर इज एम्पल ऑफ सब्जेक्टिविटी इन पेपर 2। तो एक बहुत ही आपको लीवे मिल जाता है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो वो उसका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी हर बार नहीं आती है। और अगर आपके पास बहुत ही एक अच्छा नॉलेज बेस है तो सो दैट विल डू फॉर यू। एंड आप एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स लिखी है, वो मैं आंसर राइटिंग में बताने वाला हूँ कि कैसे आंसर लिखे। और एक बहुत ही अच्छा रिवाइज करते चलिए कि एक कंटेंट के ऊपर पकड़ आपकी आनी चाहिए। सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंडली, पेपर 2 में बहुत ही अच्छा स्कोप है कि आप केस स्टडीज या थिंकर्स कोट करें। एंड केस स्टडीज वो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन करते हैं। और मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप केस स्टडीज लिख रहे हैं तो एक सब हेडिंग दीजिए और वो हाईलाइट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को पता चाहिए की है। सो वो आपको बहुत ही एक रिवॉर्ड करेगा उसके लिए। सो दैट इज सेकंड पॉइंट। एंड थर्डली, ट्राइबल पोर्शन जो है वहां पे आप बहुत एक सारा डाटा कोट कर सकते हैं। बहुत जन जाजा कमेटी कोट रेफर, बहुत सारी न्यू कमिटीज है, एनुअल रिपोर्ट्स है ट्राइबल में। सो मुझे लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी में पेपर 2 इज वेरी गुड एंड वेरी स्कोरिंग। बहुत सारे टॉपर्स के आंसर शीट है, उनका भी बहुत ही प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कीजिएगा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी थी कि पेपर 2 आप कैसे कवर करें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि आंसर्स पॉइंट फॉर्मेट में होने चाहिए या पैराग्राफ फॉर्मेट में होने चाहिए, आंसर्स कैसे लिखे। तो एक बात समझ लीजिए, एक ऑप्शनल के लिए आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने कहा, और एक मास्टर्स लेवल का आपको एक नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनालिसिस राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके लिए थोड़ा ट्राई कीजिए कि पैराग्राफ फॉर्मेट में आप आंसर लिख दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन गुप्ता सर जो है उनके आंसर कॉपीज बहुत ही बेस्ट है। वो एक आपको आइडिया दे देंगी कि आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। एंड मैंने सर के आंसर कॉपी से ही सीखा था कि पैराग्राफ फॉर्म में कैसे आप केस स्टडीज भी कोट कर सकते हैं और कैसे एक मल्टी डायमेंशनल व्यू एग्जामिनर के सामने रख सकते हैं। तो मेरा ऐसा झुकाव है कि आप पैराग्राफ फॉर्मेट में ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो सकता है तो आप पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि आप एक कैसे टॉपर्स के आंसर शीट का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करें। दो इंफॉर्मेशन है इसमें कि टॉपर के आंसर शीट में एक पर्सपेक्टिव देखिए कि वो आंसर्स कैसे लिख रहे हैं। जैसे मैंने लक्ष्मी नागप्पन मैम, जिनका 45 रैंक आया है 2018 में, उनके बारे में एक देखा था कि वो डायग्राम्स और चार्ट्स बहुत ही अच्छे बना रहे थे और उनका बहुत ही अच्छा स्कोर आया है एंथ्रोपोलॉजी में। तो मैंने वो उनसे क्वालिटी ली। मैंने सचिन गुप्ता सर से सीखा कि पैराग्राफ फॉर्मेट में कैसे लिखना है, तो वो क्वालिटी मैंने उनसे ली। मैंने हर्षाशील कोया नाम के सर है, AIR 6 इन 2017 यूपीएससी, उनका देखा तो बहुत बहुत ही डाइवर्स व्यू पॉइंट वो आंसर में लिखते थे। तो वो वहां से मैंने सीखा। और ऐसे बहुत ऐसे सारे टॉपर्स के आप एक पर्सपेक्टिव लीजिए और वो अपने आंसर स्टाइल में एक खुद के वे में रिप्रेजेंट करने का कोशिश कीजिए। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, टॉपर्स के आंसर शीट से आप इंफॉर्मेशन भी गैदर कर लीजिए।
क्योंकि मैंने एक बात याद आती है कि सचिन गुप्ता सर हो, लक्ष्मी नागप्पन मैम हो, उनके आंसर कॉपी से मैंने बहुत सारे केस स्टडीज लिए थे और बहुत सारे थिंकर्स भी बाहर से मुझे पता चले थे, बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस भी समझ में आए थे। तो वो उसका बहुत ही प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन, आई ऑलवेज से टॉपर्स के आंसर शीट का बहुत ही वाइजली यूज कीजिए, दैट विल गिव यू एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। एक तीसरा बात है कि वैल्यू एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंथ्रोपोलॉजी में, और आंसर राइटिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका केस स्टडी एट प्रॉपर मोमेंट आना चाहिए, वो एक मैकेनिकली फिट किया है ऐसा लगना नहीं चाहिए, एक ऑर्गेनिक फ्लो आंसर में मेंटेन रहना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग गिव्स यू लॉट ऑफ एज। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने प्रीलिम्स के बाद एक रियलाइज किया था कि मैंने जो नोट्स प्रीलिम्स के पहले बनाए थे वो बहुत ही एक प्रोडक्टिव नहीं थे और केस स्टडीज वगैरह बहुत ही कम थे उसमें। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने वैल्यू एडिशन बहुत करना है, इसलिए मुझे टेस्ट सॉल्व करने का बहुत चांस नहीं मिला। मैंने 3 सब्जेक्टिव या वेरी सेक्शनल टेस्ट सॉल्व किए थे और मैंने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सॉल्व नहीं किया। पर मेरा एक बात मुझे जो बहुत ही यूटिलाइज हुई कि मेरा नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही रेडी थे, और वो उसने बहुत ही एक्सपोनेंशियल रिटर्न मुझे दिया। और एक बहुत ही एक माइंडसेट मेरा बन गया था कि क्वेश्चन आया कि मुझे एक स्ट्रक्चर मालूम था उसका कि स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। सो दैट वाज वेरी गुड स्ट्रेटेजी, एंड मैं एस्पिरेंट्स को एडवाइस करूंगा कि अगर वो नोट्स बना रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही नोट्स बनाए, आंसर का एक स्ट्रक्चर भी रेडी रखें कि रिवाइज करते समय आपको बहुत ही हैंडी आता है वो। एक और बात है कि डेप्थ ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, एंड शोइंग डेप्थ ऑफ नॉलेज इज मोर रिक्वायर्ड इन एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपके पास बहुत ही कम नॉलेज है एक सब्जेक्ट में बारे में और वही क्वेश्चन आपको लिखना है, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत सारे व्यू पॉइंट्स वहां दिखा पाए। जैसे एक सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के एनालिसिस से वो व्यू पॉइंट देख लीजिए, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कोई सिग्निफिकेंस है तो वो लिख लीजिए, आर्कियोलॉजी का कोई सिग्निफिकेंस है उस क्वेश्चन में तो वो लिख लीजिए। 2-4 थिंकर्स के अगर एक ब्रॉड एक पॉइंट भी पता हो तो वो लिख लीजिएगा, एक बहुत ही अच्छा आंसर बन जाता है और एग्जामिनर वो नोटिस करेगा और यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। सो एक ये बेसिक स्ट्रैटेजी थी मेरी एंथ्रोपोलॉजी के लिए। मैंने पेपर 1 भी एक्सप्लेन किया, पेपर 2 भी, और आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप सबके लिए ये बहुत ही प्रोडक्टिव यूटिलाइज होगा ये सेशन। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैंने स्ट्रैटेजी तो बता दी है, पर आपको ये अपने आप से मोल्ड करनी है। आपको ये स्ट्रैटेजी खुद की बनानी है और खुद के एबिलिटीज से और कैपेबिलिटीज से इस स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना है। तो मैं वही एडवाइस करूंगा कि आप खुद की क्षमता पहचानिए, खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स पहचानिए और उन पे वर्क करिए, और ये स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग आप अपने आप को सूट कीजिए। दूसरा एक पॉइंट है कि अगर नोट्स वगैरह का एक एस्पिरेंट्स बहुत मुझे कहते हैं कि मेरे नोट्स या मेरे बुक लिस्ट, तो मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। मुझे होप है कि वो नोट्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव होंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। पढ़ते रहिए, फोकस रहिए, एंथ्रोपोलॉजी का बहुत सिलेबस कवर कर लीजिएगा और डरिए मत, आपका मेंटल टफनेस रखिए। यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।